हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आपको आज मैं वसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी के आगे का अंश पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले जो है उसका पूर्व पठित अंश की पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक मादा गौरैया और एक नर गौरैया के बात करने के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है कि राजा जो है अपनी प्रजा से मुफ्त में कार्य करवाते हैं और अपना कार्य करवाने में जरा भी संकोच का अनुभव नहीं करते हैं। प्रजा जो है अभावों में जीवन गुजर बसर कर रही है और राजा को मना नहीं कर पा रही है, क्योंकि राजा के से उन्हें डर है। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच का जो शोषण का संबंध है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे लेखक गौरैया की गौरा और गौरैया जो है जो आपस में वार्तालाप करते हैं, उनके माध्यम से इस बात को प्रस्तुत करते हैं, इस घटना को प्रस्तुत करते हैं कि दोनों आपस में बात करते हैं। गौरा जो है वो कपड़े पहनने, मनुष्य के द्वारा कपड़े पहने जाने के विरोध में है, जबकि गौरैया उसके पक्ष में है। वो कहती है कि मनुष्य जो है केवल शरीर को ढकने के लिए ही कपड़े नहीं पहनता, बल्कि सुंदर लगने के लिए भी कपड़े पहनता है। जबकि गौरा जो है ये कहता है कि सुंदर मने हम कह रहा है कि उसको गौरैया से कह रहा है कि तुम ऐसे इतनी सुंदर हो, लेकिन जो है कपड़े पहनने से तो पूरे अंग ढक जाते हैं। और सबसे पहली बात है की मुख्य बात यह है कि कपड़े से इंसान की हैसियत का पता चलता है। इसीलिए वो कुल मिलाकर के ये इस पक्ष में नहीं है कि कपड़े पहने जाए। पर गौरैया जो है धुन की पक्की है और वह जिद पे अड़ गई है कि उसे टोपी पहनना ही है। इसी जिद में आकर के वह घूरे पर दाना चुगने जाती है। उस समय जो है उसे एक रुई का फाहा मिलता है। उस रुई के फाहे को लेकर के वह खुश हो जाती है और फिर वह दुनिया के पास जाती है। दुनिया राजा का काम कर रहा है और उसकी बात सुन करके वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ के राजा तो है चाम का दाम लेते हैं और हमें कुछ मेहनताना नहीं देते हैं, जबकि वो बड़ा ही गरीब है और उसके बदन पे कपड़े, फटे चितरे कपड़े वो पहने हुए हैं। अब इसके आगे का अंश हम आज पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा, जैसे उसे जब घूरे पे रुई मिलता है तो वो खुश हो जाती, तो उस पर गौरा जो है एक उदाहरण देता है कि एक ऐसे ही तुम्हारी तरह बावला था, यानी कि दीवाना था, जिसे एक चाबुक रास्ते में पड़ा मिला। तो उसने सोचा कि अब उसे चाबुक मिल गया, अब उसे उसे अब 3 चीज़ की इच्छा है, यानी कि वो घोड़ा, लगाम और जिन, ये 3 चीज़ चाहिए, चाबुक उसे मिल गई है। तो उसी तरह से तुम भी हो, एक रुई के फाहे को लेकर टोपी तक की बनाने की, पहनने की कल्पना कर रही हो। लेकिन गौरैया अपने धुन की पक्की है और वह जो है कहती है कि अब देखते जाओ मैं आगे का सफ़र कैसे तय करती हूँ। और उस रुई के फाहे को लेकर के वह जब दुनिया के पास जाती है तो दुनिया जो है उसे धुनने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके पास राजा जी का काम है। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी थी। दुनिया जो था वो उम्र से बूढ़ा था और जाड़े का मौसम था, जाड़े के मौसम था और उसके तन पर एक पुरानी मिर्जई एक कोटी की तरह का वस्त्र पहना हुआ था, जो कि तार तार हुआ था, यानी कि एकदम से फटे चित्रे हाल में था। वह राजा जी के लिए रजाई उसे बनानी थी, इसीलिए वह रुई धुन रहा था। अब वो कहता है कि एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुलवाने। उसे कहती यहाँ का राजा तो ऐसा है कि जो मुफ्त का काम करवाता है
और ऊपर से तुम भी आ गई हो मुफ्त में रुई धुनवाने। वह कहती है कि उर्ज न करो भैये। गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। कह रही है कि तुम चिंता न करो दुनिया भैया, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी तुम्हें पूरा मेहनताना दूंगी, तुम इस बात की चिंता मत करो। अब वो कहती है कि गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। वो कहती है कि इसको रुई को तुम धुन दो और इससे जो है आधी रुई तुम ले लेना और आधी मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। दुनिया ने अब इतनी खरी मजूरी, इतनी अच्छी मजूरी उसे कभी मिली नहीं थी। पहली दफ़ा उसे इतनी अच्छी मजूरी मिली का प्रस्ताव उसे मिला कि 16 आने का 1 रुपया होता है, करे 16 आने में 8 आना मजूरी। ऐसा तो कभी उसके लिए सपने की बात थी, ऐसे तो उससे कभी मजूरी मिली ही नहीं थी। वह झट तैयार हो गया। झट मतलब तुरंत, झट यानी कि तुरंत। वह तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गया। घर चों उसकी ताती बज उठी और जिससे रुई धुनता है उससे ये आवाज़ आने लगी। रुई धुनना शुरू कर दिया, घर चों की आवाज़ उसके अंदर से आने लगी और इस प्रकार दुनिया जो है रुई धुनने लगा। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, उसने रुई धुन ली और रुई धुनने के बाद उसे कहा कि ये ले लो। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैया ने। रुई जब धुन गई तो उसमें से आधी रुई गौरैया ने ले ली और आधी रुई उसने मेहनताना के रूप में उस धुनिये को दे दिया। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई को सूत काट दो। कोरी बोलते सूत काटने वाले को, धागा काटने वाले को, बनाने वाले को। तो कह रहे हैं कि इससे से उत्साहित में 2 शब्द है, उत्साह और एक। उत्साह शब्द है और प्लस एक प्रत्यय है। तो वह कहती है कि वह उसके जो रुई धुन देता है उससे वो बड़ी उत्साहित होती है। उसका कार्य जो है आगे की ओर बढ़ता है, उसे जान पड़ता है। तो वह जो है बड़ी प्रसन्न होकर के अब कोरी के यहाँ जाती है। कोरी के यहाँ जा करके उससे कहती है, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। यानी कि उसे कहती है कि तुम हमारी इस रुई से जो सुई माने धागा काट दो, क्योंकि धागा कटेगा तो फिर कपड़ा बुनेगा, कपड़ा बनेगा तो फिर टोपी बनेगी। तो इस तरह से एक क्रम से वो एक के पास जाना शुरू करती है। कोरी की कमर झुकी हुई थी। जो धागा सूत काटता है उसकी जो है वो उम्र हो गई थी, उसकी कमर झुक गई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक भुस्सा डाल रखा था। धज्जी मतलब वो भी एकदम तार हो गया था, यानी फटा चिथड़ा। धज्जी हुआ एक घुस्सा माने मोटा दुशाला उसने डाल रखा था अपने शरीर पर और वो मोटा दुशाला एकदम तार हो गया था, यानी कि गरीबी थी बहुत ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि वह बड़ी अनिच्छा से बोला। अनिच्छा यानी बिना इच्छा के, अनिच्छा यानी बिना इच्छा के। तो वह कह रहा है कि वो बिना इच्छा के उससे बोला कि तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। अब ये कोरी जो है उसे डांटता है और डांट करके कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं हो कि मैं राजा जी के अचकन के लिए सूत काट रहा हूँ। अचकन यानी पहनने का लंबा कोट,
लंबा एक कोट जिसे अचकन कहते हैं। तो वो कह रहा है कि राजा जी के लिए मुझे अचकन बनाना है और उस अचकन के लिए मैं सूत काट रहा हूँ। तुम देखते नहीं हो, मुझे फुर्सत नहीं, फुर्सत माने समय, मेरे पास खाली समय नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की, मुफ्त में किसी काम को करने की, मुफ्त में मल्हार गाना यानी मुफ्त में कार्य करना, मुफ्त में समय बिताना, इस तरह से ये ऐसा करने का मेरे पास कोई समय नहीं है। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली। उसे आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से भरकर वो जो है उस कोरी से बोली कि भैया क्या इस मुल्क में, मुल्क यानी कि देश, मुल्क यानी कि देश, कि इस देश में क्या सारा काम राजा जी के ही लिए होता है, यानी राजा के लिए ही सारा काम यहाँ पे किया जाता है? तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा, मतलब भर आंख से, गुस्से से, एक तरह से वह जो है राजा को देखता है, उसको गौरैया को देखता है पूरा गुस्से के साथ, या मतलब एकदम जिज्ञासा के साथ उसे देखता है और उसे कहता है कि तू किस मुल्क से आई है? मुल्क यानी कि देश, तू कौन से देश से आई है? तू यहाँ के बारे मतलब वो उसके आश्चर्य को देखकर उसे लगा कि गौरैया यहाँ के बारे में नहीं जानती, यहाँ कहीं दूसरे देश से आई है। तो इसीलिए उससे पूछता है कि तू किस देश से आई है? जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। कह रहे हैं कि तुम यहाँ का चलन नहीं जानती। खट मरे बरधा और बैठा खाए तुरंग माने मजदूरी करे कोई और, मजा लूटे कोई और। इसका अर्थ है कि खट मरे बरधा यानी कोई मजदूरी करे, कोई परिश्रम करे और उसका आनंद कोई दूसरा उठाए। तुम यहाँ का चलन नहीं जानती, तुम यहाँ के रिवाज, चलन यानी रिवाज, तुम यहाँ का रिवाज नहीं जानती कि यहाँ पे मेहनत कोई और करता है और आनंद कोई और लेता है। अब फिर वह कहती है कि राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं। वह आगे बोलता है कि राजा जी के लघुए भगुए यानी कि चापलूस, राजा जी के बहुत सारे चापलूस भी तो हैं, इसी में उनका भी काम होता है। कह रहे हैं कि राजा जी के जो चापलूस लोग हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले, उनकी चापलूसी करने वाले, वे भी तो इसी में अपना काम साधते हैं, वे भी अपना काम निकालते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे सारा काम राजा के ही लिए होता, वो भी मुफ्त का। कोरी भी अब वो फिर निवेदन करती है कोरी से, कहती है मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। उसे निवेदन करती है कि मुकरो मत, मुकरो माने मना ना करो, मुकरना मतलब मना करना, मुकरने का अर्थ है मना करना। कहती है कि मुकरो मत भैया, मना मत करो भैया, क्योंकि जो है यहाँ पे हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे यानी कि हम तुम्हें उचित तुम्हें दाम देंगे, तुम हमारा काम करने से मना मत करो। अब आगे कहती है कि हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे मतलब कि हम तुम्हें उचित दाम देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूँगी। कह रही है कि इस सूत को तुम काट दो, इस रुई से तुम धागा बना दो और आधा धागा तुम ले लेना, आधा धागा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। अब सूत काटने वाले को भी इतना अच्छा दाम कभी मिला नहीं था, तो वो भी इस बात के लिए तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी का काम न करना मूर्खता होगी। वो अपने मन में सोचा
कि मजूरी इतनी अच्छी मिल रही है, तो इतनी अच्छी मजूरी का काम यदि वह न करे तो एक तरह से मूर्खता की बात होगी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो जो है तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। अब वो खुश हो गया, खुश होकर के चरखे पे वो धागा काटने लगा, सूत काटने लगा। उसकी तकली जो है धागे चरखे पर चलने लगी और इस प्रकार वो कहता है कि ये जो है वह बहुत पतला महीन और लच्छेदार सूत उसने उसका काट दिया। उस रुई से उसने बहुत पतले धागे निकाल दिए। कदम कदम पर मिलते कामगारों से सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। अब कह रहे हैं कि कदम कदम पर उसे जो है कामगार मिलते गए और उसका काम आगे बढ़ता गया और उसका मन भी आगे बढ़ता गया। उकसा देना मतलब उसके मन को एक तरह से आगे कार्य करने के लिए जोश उसके अंदर भर देना। तो वह कदम कदम पर उसको कामगार मिलते गए और वह उनके सहयोग से आगे बढ़ती गई। इस प्रकार टोपी जो पहनने की उसकी इच्छा थी धीरे धीरे पूर्णता की ओर अग्रसर हो गई। अब कह रहे हैं कि इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। वे बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। कह रहे हैं कि लेकर कि वो गौरैया जो है, अब गौरैया और गौरा दोनों जो है एक उसके पास गए, बुनकर के पास जो कि कपड़े बुनता है, उसके पास जा कर के वे उसे मनाने लगे। कह रहे हैं कि वह बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे मतलब उसे एक तरह से निवेदन करने लगे, उसे प्रार्थना करने लगे कि बुनकर भैया इस काते हुए सुई का कपड़ा बुन दो। तो मैं ये काता हुआ सूट ले आई हूँ, इससे तुम कपड़े बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। अगबग माने आश्चर्यचकित होकर, अगबग होकर यानी कि आश्चर्यचकित होकर। तो बुनकर उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? बुनकर गुस्से में उससे बोला कि तुम यहाँ से हटते हो कि नहीं। आश्चर्यचकित होकर पहले उसे देखा और फिर डांट के उससे कहा कि तुम यहाँ से हटते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बग्गा बुनना है। अब वो जो है फिर कह रहा है कि तुम देखते नहीं हो कि मैं इससे राजा जी के लिए कपड़ा बनाने जा रहा हूँ। बग्गा एक तरह के वस्त्र को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो कि मैं जो है काम में लगा हुआ हूँ, मुझे जो है राजा जी के लिए एक वस्त्र बुनना है। इसके बाद वे दोनों वे कह रहे हैं कि बुनकर भैया तुम इस सूत से कपड़ा बुन दो। वो उससे वो करती है, प्रार्थना करती है कि भैया तुम इससे कपड़ा बुन दो। लेकिन बुनकर जो है उसे डांटता है और डांट करके कहता है कि मुझे राजा जी का कार्य करना है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। कह रहे हैं कि वो जो है वो कहता है कि अभी थोड़ी देर में कारिंदे यानी कि काम वाले, उनके जो कर्मचारी है वे आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद वो जो है कपड़ा न भुने जाने पर वो कुछ मतलब दंड देने के लिए धमकी देंगे। तो उसी के लिए ये कहावत कहता है कि साब करे भाव तो जवाब करे चाकर। साब माने अधिकारी, भाव आदेश देता है। साहब यदि आदेश देता है यानी अधिकारी यदि आदेश देता है तो
चबाब करे चाकर, चाकर यानी नौकर। फिर नौकर क्या करता है, नौकर उस आज्ञा का पालन करता है। मतलब कि अधिकारी जो आज्ञा देता है वो नौकर जो है उसकी आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार वह जो है अपने कार्य में इतना कहा और इतना बोल करके वह अपने कार्य में मशगूल हो गया। मशगूल हो गया मतलब रत हो गया, लग गया। वो अपने कार्य में लग गया, मतलब उसको बग्गा बनाना, बग्गा के लिए कपड़ा बनाना था, वो कपड़े बुनने लगा। फिर गौरैया जो है उससे प्रार्थना करती है और कहती है कि इसे बुन दो भैया। गौरैया ने साहस सहजोकर कहा, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। अब जो है गौरैया फिर से एक बार उससे प्रार्थना करती है, कहती है कि इसे बुन दो भैया, मैं फालतू का काम, सेत मने मुफ्त, सेत मने मुफ्त, तो हम मुफ्त का काम नहीं करवाते हैं, तुम इसे बुन दोगे, आधा कपड़ा तुम ले लेना और आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़े ही देर में उसने काफ़ी गफस और दबीज कपड़े बुन दिया। आधा उसने ले लिया, आधा इन्होंने। कह रहे कि जब ये बोली कि मैं सेत का काम नहीं कराती, यानी कि मैं मुफ्त का काम नहीं करवाती, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी, तो बुनकर ने सोचा कि ये तो अच्छा सौदा है, इतना अच्छा दाम तो कहीं मिला नहीं है। तो वो तुरंत तैयार हो गया और तैयार होकर के वो तुरंत कपड़े बुनने में लग गया। जब थोड़ी ही देर में बड़ा गफस, गफस माने मजबूत और घने मोटा, गफ जिसको बोलते हैं, तो बहुत गफस जो है, गफ एक कपड़ा उसने बुनकर तैयार कर दिया और उसके बाद उसका जो है आधा हिस्सा उसने गौरैया को दे दिया और आधा उसने ले लिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। अब उसके गौरैया का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य का उसने 3/4 हिस्सा पार कर लिया था, यानी कि उसका 3/4 कार्य हो चुका था। अब वो कपड़े को लेकर, जो बुनकर ने उसे कपड़े बुनकर दिए थे, उस कपड़े को लेकर के वह दर्जी के पास पहुंचती है और दर्जी के पास फिर से वह प्रार्थना करती है कि दर्जी भैया इससे टोपी सिल दो। दर्जी से कहती है कि तुम मुझसे टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। रोष मने गुस्सा। तो दर्जी जो है गुस्सा होकर के बोलता है कि खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, मतलब यहाँ से भागती हो कि नहीं? देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे पर का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। अब दर्जी जो है कहता है कि देखती नहीं मैं काम में लगा हुआ हूँ। राजा जी की जो 9 बेटियों के, राजा जी की 7वीं रानी की 9 बेटियों से के बाद एक 10वां बेटा पैदा हुआ है, तो उसके लिए मुझे ढेर सारे कपड़े सिलने हैं, झब्बे सिलने हैं। छोटे बच्चों का जो कपड़ा होता है उसको जो है झब्बा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद एक 10वां बेटा हुआ है। मुझे उस 10वें बेटे के लिए ढेरों कपड़े सिलने हैं। अब और लेकिन उसको भी इसी बात का अफसोस है कि राजा जी उसे कुछ देंगे नहीं, बस मुफ्त का ही उसे काम करना है। तो फिर से वह भी वही कहता है कि कुछ लेना न देना, भर माथे पसीना।
मतलब कि कुछ न लेना है न देना है, यानी कि वो कुछ देगा होगा नहीं, और बस हमारा पसीना निकल रहा है, यानी कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का दाम हमको नहीं मिलेगा। तो इतना सुनने के बाद गौरैया उससे फिर बोलती है कि हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां से सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। उससे कहती है कि देखो भैया, मैं तो बेकार में मुफ्त में काम करवाती नहीं हूँ। मैं बेगार यानी फालतू का, बिना मेहनताना दिए मैं तो काम करवाती नहीं हूँ। तो तुम जो है इस से टोपी सिल दो, और बल्कि 2 टोपी सिल देना, एक टोपी तुम ले लेना और एक टोपी मैं ले लूँगी। बल्कि मुँह मांगी मजूरी पर कौन मूजी तैयार न होगा। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मूजी तैयार नहीं होगा, माने कौन ऐसा कारीगर है, मूजी यानी कारीगर, कौन सा ऐसा कारीगर होगा जो कि बिना अच्छे मेहनताना, मतलब उसको अच्छा यदि पैसा मिले, अच्छा उसको मेहनत का दाम मिले, तो कौन ऐसा होगा कारीगर जो तैयार नहीं होगा। अब कह रहे कच कच उसकी कैंची चल उठी, और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। खुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। अब कह रहे हैं कि वो जो है दर्जी मेहनताना की बात सुन करके तैयार हो गया टोपी सिलने को, और उसकी कैंची चल पड़ी कच कच की आवाज़ करते हुए। और फिर उसने उसका जो उसकी मशीन की सुई फिर चूहे की तरह करें दौड़ने लगी सरसर, और सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी, यानी कि वो कपड़ा टोपी सिलने के लिए तैयार हो गया, टोपी सिलने लगा। बड़े मनोयोग से, मनोयोग माने मन लगाकर, मनोयोग यानी मन लगाकर उसने 2 टोपियां सिल दी। अब कह रहे कि वो जो दर्जी था वो बहुत मन लगाकर 2 टोपी सिल देता है, और उसके बाद खुशी खुशी जो है उसको, क्योंकि मेहनताना अच्छा मिला था, इसीलिए उसने उस मेहनताने के उस पाने की खुशी में उसने एक जो उसे गौरैया को टोपी देनी थी, उस टोपी में उसने 5 फुदने जड़ दी। फुदने फूल पीछे 5 फूल की तरह से 5 फुदने उसने जड़ दिए अपनी ओर से। अब टोपी, जब फुदने वाली टोपी गौरैया को मिली तो वह आपे में न रही। आपे में न रहना मतलब अपने बस में न रहना। आपे में न रहना का अर्थ है बस में न रहना। तो वह जो है उस फुदने वाली टोपी को लेकर अपने बस में नहीं रही, यानी कि वह अपना होश हवास खुशी के मारे गंवा बैठी थी। और उसके बाद जो है 1.5 टांगों पर नाचने लगी। 1.5 टांगों पर नाच रही, खुशी का उसके ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुश हो गई कि वह अपनी 1.5 टांग पे यानी पैर उठा कर नाचना शुरू कर देती है। फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। और वो फुदक कर अपने गौरे को दिखाती है कि देखो मेरी टोपी कितनी सुंदर है, मेरी टोपी 5 फुदने वाली है, और यह जो है कितनी निराली टोपी है, इस टोपी को देखो। वह इस खुशी में वह भाव विभोर हो जाती है और खुशी वह नाचना शुरू कर देती है। अब उसकी टोपी जब सिल गई होती है और वो खुश हो जाती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो कहती है कि जब अपने गौरा को दिखाने लगती है तो गौरा भी खुश हो जाता है। तो कह रहा है
कि वाकई तू तो रानी लग रही है। गौरा जो है उससे कहता है कि वाकई वाकई माने सचमुच में, वास्तव में तू रानी जैसी लग रही है। रानी गौरे को आखिरकार कहना पड़ा, माने गौरा आखिरकार मान ही लेता है कि वह वास्तव में रानी जैसी लग रही है। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा, गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। वह जो है कहती है अपने गौरे से कि रानी मत कहो, मुझे राजा कहो, क्योंकि मैं टोपी पहन के शुरू में कहती थी ना, कह रही थी ना कि टोपी तो राजा पहनते हैं, तो कह रही है कि अब मैं राजा हो गई हूँ, अब मैं टोपी पहन के राजा बन गई हूँ, अब कोई राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, मैं राजा बन गई हूँ। क्योंकि उसके विचार से टोपी केवल राजा ही पहनते हैं। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे।